नमस्कार दोस्तों, इस ऑनलाइन मंच पर मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सब कहता हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। मतलब आज के टॉपिक के दो हिस्से हैं, एक है मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स और दूसरा इनसे हमको देखना है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या असर होगा। अब फिर यदि हम पहले की तरह बात करें तो मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इट्स अ सोशल इशू और इंटरनल सिक्योरिटी इट्स एन स्ट्रेटेजिक या सामरिक मुद्दा है। तो एक सामाजिक मुद्दा है, एक सामरिक मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा हो सकती है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अपने आप में एक निबंध का विषय होते हैं और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां कितने प्रकार की होती हैं इस पर हमने पिछली कक्षाओं में बार बार चर्चा की है कि ये वाद के रूप में है, ये तस्करी के रूप में है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में है, ये आर्थिक अपराध के रूप में है, सामाजिक अपराध के रूप में। तो करना यह है कि दो स्वतंत्र विषयों को आपस में जोड़ना है। यदि हमें सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनल सिक्योरिटी को जोड़ना होता है तो ये जोड़ना हमने पिछली क्लास में सीखा है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जुड़ी हैं ICT से। ICT यानी सूचना और संचार तकनीक से। तो हम यही कहें कि सूचना और संचार तकनीक से सुरक्षा चुनौतियां कैसे जन्म लेती हैं। तो बस अब जहां सूचना संचार आता था उसकी जगह हम कौन सा शब्द यूज कर लेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा उसमें सिर्फ जोड़ दीजिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और फिर उनमें ताकत कैसे आती है, उनकी भूमिका क्या है, उसका मिसयूज कैसे हो रहा है, उससे साइबर क्राइम कैसे हो रहे हैं, उससे साइबर टेरर कैसा हो रहा है, वो पूरा मामला वैसे हो जाएगा। लेकिन यहां पर यदि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, मीडिया। मीडिया टॉपिक सिर्फ सोशल मीडिया के रूप में ही नहीं, अपने अन्य रूपों में भी सुरक्षा की चुनौतियों को जन्म दे सकता है, क्योंकि मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, मीडिया प्रिंट मीडिया भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक विशेष रूप कौन सा मीडिया है? सोशल मीडिया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हम बात करें तो आपके वेब प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, आपकी मूवीज हो सकती हैं, आपके सीरियल्स हो सकते हैं, आपके न्यूज़ चैनल्स हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्री चैनल्स हो सकते हैं। देयर कैन बी एन वेज वेयर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी रिप्रेजेंटेड। और जहां हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया के अपने बहुत सारे रूप हो सकते हैं। वो न्यूज़पेपर हो सकते हैं, वो मैगजीन हो सकती हैं, वो बुक्स हो सकती हैं, ठीक, वो पत्रिकाएं हो सकती हैं। अब यदि मैं कहूं कि ये सुरक्षा को कैसे चुनौती देते हैं, तो वास्तव में सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट मीडिया का ही एक क्या है, रूप है। तो बजाय इसके कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका पर बात करें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम बेहतर है कि मीडिया की भूमिका पर बात करें। एंड व्हेन वी डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया, तो ये टॉपिक बड़ा हो जाता है। ये टॉपिक एक ऐसे के लिए, दूसरा सोशल इश्यूज के लिए, क्योंकि मीडिया समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, और तीसरा सिक्योरिटी इश्यूज के लिए उपयोगी हो जाता है। तो जब भी मैं कोई टॉपिक बताता हूं तो आपको ये बताता हूं कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां है। तो ये इन क्षेत्रों में, ऐसे के पेपर में, सोशल इश्यूज वाले पेपर में या आंतरिक सुरक्षा वाले पेपर में आप मीडिया वाले टॉपिक को यूज कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए हमने बार बार कहा है दैट द टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड टॉपिक ऑफ गवर्नेंस आर नॉट ओनली यूज्ड एट दैट प्लेस, बल्कि उनकी उपयोगिता निबंध जैसे विषयों पर भी और बाकी विषयों पर भी व्यापक पैमाने पर नजर आती है। तो आज हम मीडिया से उभर रही सुरक्षा चिंताओं के बारे में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का जो प्रारूप होगा उस प्रारूप पर हम बात कर लेते हैं। एक, मीडिया की अवधारणा क्या है, जीरो से बात करेंगे। मीडिया का विकास किस तरीके से होता है, मीडिया की ताकत क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल विद इन मीडिया, कि वो वरदान भी बन सके और अभिशाप भी बन सके, ठीक। फिर मीडिया का दुरुपयोग क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। और दुरुपयोग कैसे होता है मतलब ये मीडिया के कैसे रूप होंगे, विकृत रूप होंगे। जब मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है तो कौन सी सुरक्षा चिंताएं पैदा होती हैं, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, क्या सुझाव आप देंगे। फॉर्मेटिंग होगी जिसके अंतर्गत हम मीडिया टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि द वर्ड मीडिया, अवधारणा पर बात करें, कम फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीडियम।
मीडिया शब्द अंग्रेजी के शब्द मीडियम से बना है। मीडियम जिसको हिंदी में हम कहते हैं माध्यम, ठीक। इस मीडियम का प्रयोग किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार। मीडिया शब्द बना है मीडियम से, और मीडियम यूज होता है कहाँ? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संचार की प्रोसेस में, ठीक। जो बेसिक एलिमेंट बताए गए हैं वो एक है सेंडर, प्रेषक, एक है रिसीवर, ग्राही। इन दोनों के बीच जो जाता है वो है मैसेज यानी संदेश, और जो लेकर जाता है वो है मीडियम यानी माध्यम। वैसे जब हम कम्युनिकेशन या संचार पढ़ते हैं तो शेनन एंड वीवर का टेलीफोन मॉडल पर चर्चा की जाती है, और वो टेलीफोन मॉडल ये बताता है कि संचार की प्रक्रिया में 7 से 8 चरण होते हैं। लेकिन संचार को सरल रूप में समझाते हुए, सिंपल तरीके से समझाते हुए विद्वानों ने कहा है कि संचार की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं या 4 तत्व होते हैं। एक सूचना भेजने वाला, एक सूचना प्राप्त करने वाला, एक भेजा गया संदेश, और एक भेजने का माध्यम। यदि इन 4 में से एक भी चीज नहीं होगी तो संचार नहीं होगा। यदि इन चारों में से एक भी चीज नहीं होगी तो संचार नहीं। तो यदि हमसे कहे कोई संचार क्या है, आपके सीसेट में है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल टॉपिक, तो हम कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों, विचारों, भावनाओं, मैं फिर से कह रहा हूं, या 2 से अधिक लोगों के बीच तथ्य, सूचना, विचार, आंकड़े, भावना, इनका आदान प्रदान संचार कहलाता है। बिटवीन 2 or more people, the exchange of information, data, facts, ideas and emotions, मतलब आंखों आंखों में इशारा हो गया, ये भी तो संचार, इनका आदान प्रदान संचार कहलाता है। और इस संचार की प्रक्रिया के लिए एक की प्रक्रिया में X से Y के पास जो जाता है वो संदेश या मैसेज होता है, और उसे जहां ले जाए, जिसके द्वारा ले जाया जाता है वो मीडियम या क्या होता है? माध्यम होता है। क्या है संचार की प्रक्रिया में कि इस माध्यम को हमेशा तटस्थ होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। जैसा सेंडर ने कहा है बिल्कुल वैसा ही संदेश को ले जाकर किसको दे? रिसीवर को दे। That the medium should always be value neutral so that it will take the message in its absolute form. इस माध्यम को मूल्य तटस्थ होना चाहिए ताकि वो संदेश को अपने मूल रूप में ही प्रेषक से ग्राही तक पहुंचाए, ठीक है। और मूल्य तटस्थ वो तभी हो सकता है जबकि, क्योंकि यदि कोई सजीव होगा तो उसकी कोई पसंद नापसंद तो होगी, या निर्जीव से ज्यादा अच्छा शब्द है वो मानव रहित, क्योंकि मानव के बारे में ये कहा जाता है कि मानव कभी भी वैल्यू न्यूट्रल, मूल्य तटस्थ नहीं हो सकता। यदि किसी प्रक्रिया में मानव इन्वॉल्व है तो वो अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपने मूल्य उसमें जरूर इन्वॉल्व करेगा। और इसलिए ये कहा जाता है कि संचार का माध्यम कैसा होना चाहिए? मानव विहीन होना चाहिए, या मानवीय मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मानव से प्रभावित नहीं, तो उन्होंने कहा निर्जीव ही होना चाहिए, ठीक। तभी ऐसा होगा कि सेंडर ने जो कहा वो एज इट इज कहां तक जाएगा? रिसीवर तक जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तभी हो सकता था जब पुराने समय में कबूतर लेकर जाते थे, क्योंकि कबूतर में तो बुद्धि थी नहीं, तो जैसा संदेश मालिक ने दिया वैसा उसने दूसरे तक पहुंचाया। या फिर अन्य पशु घोड़े लेकर जाते थे। लेकिन जब हरकारे शब्द आया, घुड़सवार, तो यहां मामला विश्वास का था कि भले ही संदेश इंसान लेकर जा रहा है लेकिन वो जो चिट्ठी है उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। जो मतलब व्यक्ति ने दिया है संदेश वो उसको वैसे ही का वैसे दूसरे तक पहुंचाएगा। और इसलिए ये भी माना गया कि वो जो घुड़सवार होते थे, हरकारे होते थे, मैसेंजर्स होते थे पुराने समय में राजाओं के, वो भी संचार के माध्यम हो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता हम निकट संचार से दूर संचार की तरफ गए। अब 7 समुंदर पार भी संचार करना होता था। जब हम निकट संचार से दूर संचार की तरफ गए तो संचार करने के 2 माध्यम सामने आए। देखिए, जब निकट संचार होता था
तो आपके पास संचार का तरीका था कि आप सामने खड़े होकर ऑडियो विजुअल इन तरीकों से संकेत दे दें। जब आप चुपचाप किसी के सामने खड़े हैं तो विजुअल, दूसरे कमरे में है तो उसको बोल के बोल दिया, या सामने खड़े होकर दिखे भी और बोल भी दिया। या फिर जब आप निकट संचार करते थे तो आपके पास तरीका था, ध्यान से सुनिएगा, कि आप सिंबॉलिक, मान लो भाषा का विकास नहीं हुआ अभी तक, तो मनुष्य इशारों में सामने वाले से क्या कर रहा है, संचार कर रहा है। विकास हो गया तो मौखिक, और कैसा संचार कर दे, लिखित संचार कर दे। जब लिपि का विकास हो गया तो जब भाषा लिपि का विकास नहीं हुआ तो सिंबॉलिक, भाषा का विकास हो गया तो फिर हम क्या कहेंगे, मौखिक, और लिपि का विकास हो गया, स्क्रिप्ट का विकास हो गया तो कैसा कर ले, ये निकट संचार। लेकिन बात जब दूर संचार की हुई तो ये कहा गया कि देखो भाई, संचार या तो तार हो सकता है या बेतार। देखो मीडिया तक जाने के लिए कितनी लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। मैं 2 मिनट में भी बता सकता था कि मीडिया मीडियम से बना और कैसे पैदा हुआ, लेकिन आप कहानी समझिए, इसको कम्युनिकेशन से जोड़िए। गया कि तांबे के तार का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और इसके कई रूप हैं। एक प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है, में कॉपर पेयर वायर जो होता है, तांबे के 2 तार युग्म का प्रयोग किया जाता है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम में। या एक कोएक्सियल केबल है, आपने पुरानी डिस्क की तार देखी होगी, एक सिंगल तार जो होती है उसके चारों तरफ क्लैडिंग होती है, फिर तांबे की एक जाली होती है, फिर उसके ऊपर कवर होता है। तो जो डिस्क की तार मुंह से छीलकर हम फिर उसमें लगाते थे पुराने समय में, वो कौन सी केबल है, कोएक्सियल केबल। और फिर एडवांस होने पर तांबे की तार को रिप्लेस किया ऑप्टिकल फाइबर। ये संचार का एक जनरल डेवलपमेंट मैं आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बता रहा हूँ। मीडिया को समझने के लिए इसको समझिए, जरूरी है टेक्निक। जब बात बेतार संचार की हुई तो तांबे की तार और प्रकाश तंतु या प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये थे। और बेतार संचार में हम उपग्रह संचार की बात करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स के माध्यम से होता है। तार बनाने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स से लेकर लाईफाई तक प्रणालियां प्रचलित हैं। धीरे धीरे दायरा क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। नियर फील्ड में चिपके हुए से रहते हैं फिर, लेकिन बेतार संचार। तो जैसे जैसे हम समय बीतता देखते हैं तो हम ये करते हैं कि संचार की माध्यमों का विकास हुआ है। वहां से यहां तक आकर भी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तो मैं फिर से कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। की प्रक्रिया में कबूतर से तांबे के तार तक आकर, तांबे के तार से ऑप्टिकल फाइबर तक आकर, और ऑप्टिकल फाइबर से सैटेलाइट तक आकर, हर जगह माध्यम तटस्थ है। माध्यम तटस्थ है का सीधा सा मतलब यह है कि जिसके माध्यम से संचार किया जा रहा है वो माध्यम संचार को अपने मूल रूप में ही आगे ले जा रहा है, वो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। मॉडर्न टाइम्स पिछले 100 साल पहले या 100-150 साल पहले ये कहा गया कि कम्युनिकेशन का आधार है मीडियम। ठीक, मीडियम 2 तरीके का हो सकता है, एंड एक्टिव। अब देखिएगा बात कहां से निकली। मैं फिर से कह रहा हूं, कम्युनिकेशन का आधार है माध्यम। माध्यम यहां पर हमने बताया कई तरीकों से हो सकता है, वो तार हो सकता है, बेतार हो सकता है, लेकिन तार बेतार होते हुए भी वो 2 तरीके का हो सकता है, पैसिव और एक्टिव। यहां से बात शुरू करनी थी हमको मीडिया। पैसिव का मतलब है वो सूचना को उसके मूल रूप में आगे बढ़ाता है, उसे तटस्थ रूप में देखता है, उसे पहुंचाने का काम करता है।
सूचनाएं हैं, जो जानकारी हैं, ऐसी है वैसी रिसीवर तक लेकर जाता है, उनके प्रति न्यूट्रल रहता है, यानी अपने मन का कोई भाव नहीं रखता कि ये सूचना अब मेरे को पसंद नहीं है, इसमें मोदी जी की बुराई है मैं रुक जाता हूँ, इसमें मोदी जी की तारीफ है मैं पहुंचाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो बुराई हो तारीफ हो उसको लेकर जाता है, उसको सिर्फ पहुंचाने का काम करता है। लेकिन एक्टिव माध्यम वो होता है जो सूचना को पॉलिश करता है, उसे आकर्षक स्वीकरणीय बनाता है। यानी मान लो हम सबके पास आपको पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन यदि हम किसी सिस्टम में फॉर्मेट में नहीं पढ़ाएंगे तो आप आसानी से नहीं पढ़ेंगे। तो मीडिया, या आप ये मान लीजिए कि कोई सूचना आप तक आ रही है, यदि वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो सूचनाओं को पॉलिश करके भेजने योग्य बनाता है, स्वीकारने योग्य बनाता है, और ऐसा करते के साथ साथ वो सूचनाओं के प्रति तटस्थ ना होकर उसे अपने मूल्यों से प्रभावित भी करता है कि भाई ये वाला चैनल कांग्रेस वाले का है तो कांग्रेसी विचारधारा से फिल्टर होकर जाएगी, ये भाजपाई का है तो ये भाजपाई विचारधारा से फिल्टर होकर जाएगी। और जब प्रभावित करता है तो वो सूचनाएं पहुंचाने की जगह कई बार सूचनाएं बनाने लगता है। संचार के माध्यम, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, जो भी माध्यम है, वो माध्यम पैसिव और एक्टिव दो तरीके के हो सकते हैं। पैसिव माध्यम वो होते हैं जो सूचनाओं को उनके मूल रूप में ही पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन एक्टिव माध्यम वो हैं जो सूचनाओं को मैनिपुलेट करने की, सूचनाओं को फिल्टर करने की, सूचनाओं को पॉलिश करने की, सूचनाओं को अकोमोडेट करने की, यानी सूचनाओं को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में ये कहा जाता है कि जब संचार का माध्यम एक्टिव हो जाता है तो मीडिया कहलाता है। शायद मैं आपको पहली लाइन में दे सकता था, ये 15 मिनट हमारे बच जाते, में कुछ नहीं आता, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये परिभाषा सुनी तो मुझे भी समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने जब समझने की कोशिश की तो मुझे ये समझ में आया कि सामान्यतः संचार के माध्यम, जितने भी माध्यमों पर हमने चर्चा की, वो पैसिव होते हैं, वो सूचना को जैसी मिली आप तक परोसते हैं। लेकिन वेब संचार के माध्यम जो पैसिव नहीं, एक्टिव हो जाते हैं, वही मीडिया कहलाते हैं। सामान्य परिदृश्य में मीडिया की कोई जनरल डेफिनेशन नहीं दी गई है कि मीडिया क्या होता है। कुछ लोग मीडिया को उदाहरणों के साथ परिभाषित करते हैं, तो वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर, फिल्में, सीरियल्स, ये सब मीडिया कहलाता है। लेकिन परिभाषा क्या है, डेफिनेशन? तो डेफिनेशन ये है कि मीडिया संचार का एक माध्यम है, और वो ऐसा माध्यम है जो निष्क्रिय नहीं, सक्रिय रूप में दिखाई देता है, और इसीलिए वह सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का नहीं, अब सूचनाओं को बनाने का काम भी कर रहा है। तो मीडिया संचार की वह कड़ी है, संचार का वह माध्यम है जो आप तक सूचनाएं पहुंचाने नहीं, सूचनाएं बनाने में भी संलग्न है। इसी को मीडिया कहा जाता है। क्लियर? तो अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मीडिया, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे कि जब संचार की प्रक्रिया में माध्यम निष्क्रिय से सक्रिय हो जाते हैं तो उसे हम मीडिया कहते हैं। और इस सक्रिय माध्यम में ये ताकत होती है कि वो सूचनाओं को इच्छानुरूप जनता तक पहुंचाए। ताकत है कि वो सूचनाओं को अपनी इच्छानुरूप जनता तक पहुंचाए। और हमने कहा था सूचना ही ज्ञान है, सूचना ही शक्ति है, इसलिए सूचना ही सशक्तिकरण का आधार है और सूचना ही सत्ता का आधार। इसको समझिएगा। इंफॉर्मेशन इज पावर एंड पावर्स गिव अथॉरिटी। जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्ता है। एंड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज गिव्स एम्पावरमेंट। यानी मीडिया के पास ये ताकत है कि वो जनता को सशक्त कर सकती है और अपनी सत्ता से जनता को शासित भी कर सकती है। अब ये मीडिया के ऊपर है कि वो इस सूचना का प्रयोग सशक्तिकरण में कर रही है या जनता को अपनी सत्ता से प्रभावित करने में कर रही है। यदि सशक्तिकरण में करेगी तो मीडिया वरदान है, और यदि मीडिया अपनी सूचना शक्ति से सत्ता को नियंत्रित करना चाहेगी तो वही मीडिया अभिशाप हो जाएगी और सुरक्षा चुनौतियों को, सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे सकती है। तो मीडिया किस रूप में काम कर सकती है, यदि हमको ये समझना है तो हमें मीडिया के विविध रूपों पर चर्चा करनी पड़ेगी। और मीडिया का सबसे प्राचीनतम रूप हम माने अभी तो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक।
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार लेकर ही, मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, ये कोई एकेडमिक वर्जन नहीं है, सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हमने बताया अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, या फिर आपके इसके अंतर्गत किताबें आती हैं, पैम्पलेट्स आते हैं, तो वो होते हैं ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रिंट मीडिया के अंतर्गत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, फिल्म्स आती हैं, सीरियल्स आते हैं, ठीक, या फिर न्यूज़ चैनल्स आते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलग अलग हिस्से। और सोशल मीडिया के अंतर्गत, ठीक, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की सोशल साइट्स आती हैं, अलग अलग साइट्स पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है, या वेब प्लेटफॉर्म्स आते हैं, इन पर हम अलग से बात कर सकते हैं। तो इन्हीं को विस्तार दें यदि हम यहाँ पर सोशल मीडिया को, हमारे हम किन किन की बात कर रहे हैं? मीडिया प्लेटफॉर्म में वेब प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत टॉप 3 में अभी इस समय तो बहुत सारे इस पर वो भी आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, हॉटस्टार है, ठीक है, जी है, सोनी है, ठीक है, अल्ट बालाजी है, MX मैक्स प्लेयर करके कुछ एक फ्री प्लेटफॉर्म अभी पॉपुलर हो रहा है, जानकारियां, इसके अलावा हजारों, वूट है, ये सब प्लेटफॉर्म्स है। इसमें इंटरनेशनली अक्लेम्ड ये हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब फिल्मों को भी इन प्लेटफॉर्म्स पर लाने की बात की जा रही है। आई थिंक भारत की पहली फिल्म गुलाब सिताबो वेब प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज हुई है वो अमेजन प्राइम पर हुई है, तो आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, ठीक। जबकि सोशल मीडिया के अंतर्गत यदि हम विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स की बात करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो इस पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आती हैं, जहाँ पर आप संबंध, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मतलब वे साइट्स जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, नेटवर्किंग करता है, मिलता है। इसी में सबसे कॉमन आपका आता है फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, ऑर्कुट होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये दो मेन्स तो आप जानते ही होंगे, इनके अंतर्गत होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट के बाद ब्रॉडकास्टिंग साइट आती है, कि नाम अच्छे से सुनिएगा आप और समझिएगा, ये सब वहाँ भी काम आएगा। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जहाँ आप अपनी जानकारियाँ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, और इसी में आता है आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेरे ख्याल से टिकटॉक भी इसी में आएगा, बाकी लड़ाई आप जान रहे हैं। ब्रॉडकास्ट किया जहाँ आपने, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चरम है, कोई भी कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्लॉगिंग साइट्स आती है, और ब्लॉगिंग दो तरीके से हो सकती है, बड़ी और छोटी। तो एक ब्लॉगर होता है जहाँ पर आप बड़ी अपनी विचार लिखते हैं, एक ट्विटर होता है जहाँ आप छोटे में ब्लॉग करते हैं। तो ब्लॉगिंग साइट्स का मतलब है अपने विचारों को लिखकर प्रेषित करना, तो ये तीसरी साइट्स है, ठीक है। आगे बढ़ें तो इसी के अंतर्गत चौथे स्तर पर सोशल रिलेशनशिप साइट्स होती है। सोशल रिलेशनशिप साइट मतलब आपके पास माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, चाचा मामा ताऊ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपको संबंध मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं। सेकेंड लाइफ करके एक साइट मैंने कभी सुनी थी, आप देख लीजिएगा। ये सब बताना भी बहुत खतरनाक है आप लोगों, ठीक। तो ये भी एक साइट्स होती है। यदि हम चलें कि सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या होता है, तो गेमिंग साइट्स होती है, ऑनलाइन गेमिंग साइट्स हैं, यहाँ पर भी आप लोगों से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैंडी क्रश से लेकर ब्लू व्हेल गेम तक, ब्लू व्हेल गेम से लेकर अब क्या चल रहा है, पबजी और कुछ आया हो नया तो देख लीजिएगा, ये सब गेमिंग साइट्स हैं जहाँ पर आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए नुकसान सबसे हैं, फायदे बहुत कम से, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज शेयरिंग साइट्स होती हैं, जैसे विकिपीडिया, अब इसके अलावा और नाम लेने की तो जरूरत नहीं, जहाँ पर आप असीमित ज्ञान के भंडार के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो गेमिंग साइट्स भी इसी का उदाहरण। बुक मार्किंग साइट्स होती हैं। बुक मार्किंग साइट्स में जनरली आपको लोग वो लिंक्स शेयर करते हैं जिनके माध्यम से आप मनचाही सूचना तक
पहुंच सकते हैं। जैसे आप किताब पढ़ते समय बुक मार्किंग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि आप अगली बार उसी जगह पर पहुंच जाएं जहां से आपको पढ़ना था, समय बचे। तो बुक मार्किंग साइट आपको इच्छित सूचना तक पहुंचने की लिंक प्रदान करती है, तो इसी में बुक मार्किंग साइट्स भी होती हैं। आई थिंक इतना बहुत सारा होगा। तो अब आप में से बहुत से लोग उस से शायद बाहर आ गए होंगे जो ये मानते हैं कि सोशल मीडिया का मतलब है या सोशल नेटवर्किंग का मतलब है फेसबुक और व्हाट्सएप। ठीक, चैटिंग साइट होती हैं अलग, वो सोशल नेटवर्किंग का हिस्सा है अलग से। यदि आप बताना चाहो, जहाँ पर आप ऑनलाइन चैट करते हैं, तो चैटिंग साइट में आपका अब हमारे समय तो याहू मैसेंजर में चैट होता था, अब वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत पानी गुजर चुका है। अब गूगल में चैट होता है, ठीक है, या फिर मैसेंजर में चैट होता है। तो याहू मैसेंजर से लेकर गूगल मैसेंजर तक बहुत सारी चैटिंग साइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन का हिस्सा है सोशल इश्यूज में या टेक्नोलॉजी के उस खंड में कि सोशल मीडिया कितने रूपों में दिखाई देता है। तो याद रखो, यूट्यूब अपने आप में सोशल मीडिया की कोई कैटेगरी नहीं है। यूट्यूब एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी के सोशल मीडिया का, अपने आप में कोई सोशल मीडिया की कैटेगरी नहीं है। ट्विटर एग्जाम्पल है ब्लॉगिंग का, और इसी तरीके से फेसबुक अपने आप में कोई सोशल मीडिया नहीं है कि कैटेगरी या श्रेणी नहीं है। फेसबुक उदाहरण है सोशल नेटवर्किंग का। तो श्रेणियां याद रखना है आपको, सोशल नेटवर्किंग की श्रेणी है, ब्रॉडकास्टिंग की श्रेणी है, ब्रॉडकास्टिंग की श्रेणी है, ब्लॉगिंग की श्रेणी है, ठीक, सोशल रिलेशनशिप की, गेमिंग की, नॉलेज शेयरिंग की, चैटिंग की, बुक मार्किंग की, ये सब अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं जिनके अंदर सोशल मीडिया काम करता है। तो जब आप मीडिया क्या है इसको इतने विस्तार से जान रहे हैं, तो आपको ये भी विस्तार से जानने की जरूरत है कि मीडिया कितने रूपों में काम करता है। और जब मीडिया इतने सारे रूपों में काम करता है, तो फिर इसकी प्रभाविता, इसका विस्तार, इसकी पहुंच निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकता है। तो अभी हमने ये देखा कि मीडिया की अवधारणा कैसे निकली, फिर हमने ये देखा कि मीडिया के अलग अलग रूप कौन से हैं। अब अगले हिस्से में मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मीडिया को ये ताकत कहाँ से मिली कि वो चाहे तो वरदान बन जाए और चाहे तो अभिशाप। यानी हम मीडिया की ताकत का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया की ताकत समझने के लिए हमें मीडिया के विकास की यात्रा से गुजरना होगा, और इस यात्रा को बताने वाले विद्वान का नाम था मार्शल मैकलुहन। जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग विद्वान होते हैं, तो ही कैन बी रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मीडिया। मार्शल मैकलुहन को मीडिया के सबसे बड़े विद्वान कहा जाता है। इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम था अंडरस्टैंडिंग मीडिया, और दूसरी किताब का नाम था मीडिया इज मैसेज। अब देखिए इन्होंने क्या किया। मार्शल मैकलुहन ने बताया कि मीडिया का विकास प्रिंटिंग के विकास से जुड़ा हुआ है, और प्रिंटिंग के साथ प्रिंट मीडिया की शुरुआत दुनिया के देशों में 13वीं-14वीं सदी में हो चुकी थी। इनफैक्ट भारत में 15वीं सदी में, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा, ऐसा माना जाता है, या 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंट मीडिया का विकास किया गया था। तो अमेरिका में डार्क एज खत्म होते, अमेरिका और यूरोप में डार्क एज, अंधकार युग खत्म होने के बाद अंधकार से बाहर लाने में जो डिस्कवरी एरा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें समुद्री यात्राएं थी, जिसमें विदेशी कंपनियां थी, और उसी में एक चीज़ थी प्रिंट मीडिया या प्रिंटिंग का विकास। तो यूरोपीय देशों में 14-15 सेंचुरी में, और फिर बाकी जगहों पर 16 सेंचुरी से मीडिया यानी प्रिंट मीडिया का विकास दिखाई देता है। लेकिन मैकलुहन ने कहा कि 16 सेंचुरी से शुरू हुए प्रिंट मीडिया को परिपक्व होते होते 20th सेंचुरी आ गई, और 20th सेंचुरी में प्रिंट मीडिया को अपना एक एडवांस्ड भाई मिला जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो भी 1950s के बाद, मतलब लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और तब उन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना करते हुए ये बताया कि प्रिंट मीडिया जो पहले से पर्याप्त ताकतवर था, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ब्रूटल एंड क्रूअल, मतलब ताकतवर को महान ताकतवर बना दिया।